नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का रसायन विज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। हमें ज्ञात है कि एस ब्लॉक तत्व चल रहा था और उसमें हमने भौतिक गुण क्षार धातुओं के कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हम रासायनिक गुणों पर आ गए थे और रासायनिक गुण भी हमने लगभग देख लिए। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि किन रासायनिक गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, रासायनिक गुण हमने कुछ देख लिए थे। रासायनिक गुणों के अंदर जो खास ध्यान देना था वह आपको देना है ऑक्साइड पर, निश्चित तौर पर कि कौन से ऑक्साइड बनते कौन से नहीं बनते। दूसरा हाइड्रोक्साइड पर, हाइड्रोक्साइड की कैसे तो प्रकृति बदलती है, कैसे उनका स्थायित्व बदलता है, यह हमको मूल रूप से यहां ध्यान रखना था। फिर हमने इनकी बात की थी थोड़ा सा हाइड्राइड के बारे में। याद दिला दूं, हाइड्राइड जो है उसमें क्या जानने योग्य बात थी, उसमें जानने योग्य बात थी कि ये आयनिक किस्म के हाइड्राइड बनाते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा, जिनका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, जिनका हम विद्युत अपघटन जब करते हैं तो हमें एनोड पर क्या मिलता है, हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। वी आर गेटिंग हाइड्रोजन गैस एट एनोड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एनोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। यह हमने आपको इसमें जानकारी दे दी थी। फिर उसके बाद आते हैं आपके बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, है ना। इनके बारे में जो रोचक तथ्य था वो ये था कि कार्बोनेट तो बहुत ही स्थायी हैं। फर्स्ट ए वालों के कार्बोनेट दे आर वेरी स्टेबल, इनको कुछ नहीं होता, आप गर्म करते हैं ये मेल्ट हो सकते हैं, टूटते नहीं है, लिथियम के अलावा। और सेकंड ये ए वाले जो हैं वो बाइकार्बोनेट जो लोग फिर भी थोड़ा सा यदि आप उनको हीट करते हैं तो इजीली वह कार्बोनेट के फॉर्म में बदल जाते हैं या कार्बोनेट के अंदर चले जाते हैं। फिर हमने बात की थी यहां बच्चों नाइट्रेट के बारे में, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह सामने आई थी कि लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर और सेकंड ए वालों को गर्म करने पर वह पूरी तरह से NO2, O2 और ऑक्साइड में ब्रेक हो जाते हैं, यानी वो ऑक्साइड बनाते हैं, NO2 बनाते हैं और O2 बनाते हैं। लेकिन जब हम सोडियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, तो सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर वह NaNO2 तक रुक जाता है, वह आगे ब्रेक नहीं होता, NaNO2 तक रुक जाता है। ये सारी चीजें हमने बच्चों डिस्कस कर ली थी। इतने रासायनिक गुण हम मूल रूप से इसके देख चुके थे। अब हमको इसके जो रासायनिक गुण बचा नहीं है, सिर्फ एक दो कुछ छोटे छोटे रासायनिक गुण बचे हैं। मूल रूप से सारे रासायनिक गुण यही थे। आज हमको पढ़ना है कि लिथियम कैसे अपने वर्ग से भिन्न है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज अपने वर्ग को मैच नहीं करती, और कौन सी उसकी ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो पूरी तरह से मैच करती हैं किससे, सेकंड ए वालों से, और विशेष तौर पर मैग्नीशियम के साथ वह भरपूर समानता दिखाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम विकर्ण संबंध कहते हैं, इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है ना। तो विकर्ण संबंध के बारे में भी आगे बात की जाएगी। सो फिलहाल कुछ प्रॉपर्टीज रही हैं उनकी बात करते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं अधातुओं के साथ क्रिया, कि कैसे इसकी अधातुओं से क्रिया होती है। तो ये बात तो हमको ज्ञात है कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ये हाइड्राइड बनाएंगे, क्लोरीन के साथ करके क्लोराइड, सल्फाइड, साधारण चीजें हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ प्रत्यक्ष रूप से क्रिया करता है, सीधे गर्म करते हैं। यानी कि यहां पर एक बात मैं बता दूं कि लिथियम व यहां एक पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, सेकंड ए तत्व सीधे वायु की नाइट्रोजन से क्रिया कर नाइट्राइड बनाते हैं। मतलब गर्म करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, गर्म तो करना ही पड़ेगा। गर्म करने पर यह नाइट्राइड बनाते हैं। बाकी जो आपके मेटल है ना, फर्स्ट ए में जो शेष मेटल रखे गए हैं, वह ये कार्यक्रम नहीं करते। वह इस तरीके से सीधे वायु से संयुक्त होकर नाइट्राइड नहीं बनाते। यह एक यूनिक कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा आगे काम आता है। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा यूजफुल है कि इनका जब ट्रीटमेंट हम H2O से कराएंगे तो यह अमोनिया गैस मुक्त करते हैं। दूसरे नाइट्राइड भी अस्तित्व तो रखते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सोडियम का नाइट्राइड नहीं होता, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों सीधा वायु की नाइट्रोजन से क्रिया करता नहीं है,
सोडियम सीधे वायु के नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करता, केवल लिथियम करता है, या फिर ये सेकंड ए वाले जो तत्व होते हैं वह सीधे सीधे इस प्रकार की क्रिया दर्शा सकते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इस पर प्रश्न भी आता है। कैसे आएगा वह मैं आगे, जब ये एक बार हम प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेंगे और क्षार मृदा धातु स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर बात आती है कि अम्लीय हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। देखिए, अब जो अम्ल है, प्रॉपर जो एसिड है, बेटा एस ब्लॉक वाले तो बहुत रिएक्टिव हैं, तो ये तो प्रॉपर एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना ही देंगे, इसमें तो कोई सोचने की बात है ही नहीं। हमने देखा था कि मेटल्स की यह एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी मानी जाती है कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो ये तो बनाएंगे। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये कुछ ऐसे यौगिकों से भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देते हैं जो आम तौर पर यह प्रोसेस नहीं करना चाहते। जैसे मैं बताऊं, अल्कोहल, हम बात करें अल्कोहल की। अल्कोहल जो है वह आमतौर पर अपना हाइड्रोजन नहीं देता, क्योंकि उसमें R यानी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है जो उसको ये करने नहीं देता। तो ROH यानी अल्कोहल कोई एसिड नहीं है, कोई अच्छा एसिड नहीं है। आप समझते हैं अल्कोहल ROH, इससे पहले थोड़ा बहुत सॉल्यूशन चैप्टर में कभी न कभी ROH या अल्कोहल के बारे में बातचीत हुई होगी। तो ये कोई बहुत बढ़िया एसिडिक नेचर रखता है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट शोइंग अ प्रॉपर एसिडिक कैरेक्टर। ये कोई बहुत बढ़िया एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ऐसा नहीं है। ये कोई बहुत बढ़िया एसिडिक नेचर रखता है, ऐसा नहीं है। ROH जो है वह अपने में से हाइड्रोजन निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए एल्कलाइन मेटल जैसा बहुत ही प्रबल क्षार उसको चाहिए। यानी क्षार धातुओं से क्रिया कराओ तो अल्कोहल से भी हाइड्रोजन निकलने लग जाती है, यह आमतौर पर हाइड्रोजन नहीं देता। तो यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्षार धातुएं हैं ना, उनकी उपस्थिति में तो ऐसे यौगिक भी हाइड्रोजन निकालने लग जाते हैं जो साधारणतया जिनसे हाइड्रोजन निकालना कठिन होता है, जिनसे हाइड्रोजन को निकलना आमतौर पर कठिन होता है। तो देखिए किस तरह से ये बात करें हम, जैसे ये M+H2O है, तो इससे हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, ये तो साधारण है, जल से भी हाइड्रोजन बना रहा है, एसिड से भी बना रहा है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। ये वाली धातुएं आमतौर पर अल्कोहल से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाना, ये बड़ी बात है, क्योंकि अल्कोहल की प्रवृत्ति बहुत कम है। इस तरह से हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति अल्कोहल की बहुत न्यून होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं संकुल आयन निर्माण की। तो देखिए बच्चों, संकुल आयन निर्माण की प्रवृत्ति इनकी, फिर से संकुल आयन निर्माण की प्रवृत्ति बेहद कम है। क्यों है? संकुल आयन आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या DF ब्लॉक के समय, तो मैंने कौन कौन से कारक बताए थे जो एक संकुल निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे, जो एक संकुल निर्माण को प्रमोट करते हैं। याद कीजिएगा, पहला हमने कहा था छोटा आकार, स्मॉल साइज कैटायन, छोटे आकार का धनायन होना चाहिए। ठीक, उच्च आवेश, चार्ज हाई होना चाहिए। और तीसरी आवश्यकता थी रिक्त कक्षक की उपलब्धता। ये तीनों ही प्रॉपर्टी आपको नहीं देखने में मिलेगी किसमें? क्षार धातुओं में। क्षार धातु में ये तीनों ही गुण नहीं है। क्यों? इनका आकार बड़ा है। आपको मालूम है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटता है, तो इनका आकार बड़ा है। इन पर आवेश कम है, +1 है, +1 से कुछ होगा नहीं, और न इनमें रिक्त कक्षक है। सो कहने का मतलब यह है कि रिक्त डी कक्षकों की अनुपलब्धता, न ज्यादा आकार जो है, आकार भी कोई बहुत छोटा नहीं है, न उच्च आवेश है। तो ये जो तीन कारक हैं, इन तीनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होने की वजह से इनके संकुल निर्माण की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। सिर्फ एक लिथियम थोड़ा जोर दिखाता है। लिथियम के कुछ संकुल हो सकते हैं एग्जिस्ट करें, क्योंकि लिथियम का आकार छोटा है। बाकी कोई भी, लगभग मान के चलें, कोई भी क्षार धातु इस तरह से संकुल निर्माण में रुचि नहीं दर्शाती। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। लॉजिक सीधे सीधे ये है कि तीन गुण होते हैं, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, पर उन तीनों में से कोई भी यहां मौजूद नहीं है।
इसीलिए इनके संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम ही होती है। हाँ, यह कुछ संकुल बनाता है और वो उनमें से कौन है केवल जो संकुल बना पाता है, तो ओनली लिथियम कैन प्रोड्यूस सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस, वही है जो कुछ संकुलों का निर्माण करेगा। लिथियम का असामान्य व्यवहार। अब हम यहां जानना चाह रहे हैं कि लिथियम की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसके ग्रुप से मैच नहीं करती। क्यों नहीं करती? सबसे पहली बात, छोटे आकार के कारण। कई बार हमने इसको कहा कि छोटे आकार से क्या फर्क पड़ता है, सुनिएगा फिर से। आकार इसका छोटा है, इससे इसका ध्रुवण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, तो यह सहसंयोजक किस्म के यौगिक बनाता है। लिथियम सबसे पहले हम ये जान रहे हैं कि लिथियम अपने ग्रुप से किन गुणों में भिन्न है। जैसा मैंने अभी इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमें यह देखना है कि लिथियम कौन से गुणों में अपने ग्रुप से भिन्न है, फिर हम ये देखेंगे कि लिथियम कौन से गुणों में सेकेंड ए वालों से समानता दर्शाता है। दोनों ही बातों के बारे में हम जानेंगे कि कहां तो लिथियम अपने ग्रुप से भिन्न होता है, कहां यह दूसरे समूहों से सिमिलरिटी दिखाता है। तो बात नंबर 1, क्योंकि इसका छोटा आकार है इसीलिए यह उच्च ध्रुवण क्षमता रखता है, उच्च ध्रुवण प्रभाव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसकी सहसंयोजक लक्षण होती है। तो ये अलग अलग है। अब क्या अलग है, देखिए एक फैक्ट मैंने बार बार आपको बताया है कि लिथियम को मिट्टी के तेल में नहीं रख सकते, बाकियों को रख सकते हैं क्योंकि ये तैरता रहता है इसके अंदर, तो इसीलिए इसे पैराफिन मोम में रखा जाता है। ये तेल में जो है वो क्या आता है, तैरता रहता है। ये भी एक भिन्नता का प्रकार माना जाएगा, जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी कि सोडियम और बाकी एस ब्लॉक वालों को तो हम केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखना पड़ता है वो मैंने आपको बताया था, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो इनको बचा के रखना पड़ता है, छुपा के रखना पड़ता है, समझे? इनको छुपा के रखना पड़ता है। जैसे अपने घरों में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं ना, कोई गलत काम होता है तो फिर आके छुपचाप जाते हैं, वैसे ही लिथियम को भी हमको पैराफिन के एक पेपर में लपेट के रखना पड़ेगा। मोम समझते हो, मोम में, क्योंकि केरोसिन में तो ये तैरता रहेगा, घनत्व कम है, अब तैरता रहेगा तो फिर वायु के संपर्क में आ जाएगा। कल भी हमने इस तरह की बातें की थी। यह कम क्रियाशील है कंपैरेटिवली, ठीक है, थोड़ा सा कम है, वायु के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता। गर्म करने पर वायु से जरूर क्रिया करता है, लेकिन नॉर्मली पड़े पड़े इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। थोड़ा कम रिएक्टिव है उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, जल आयनन ऊर्जा इसकी ज्यादा है तो इतने आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। तो ऐसे कुछ गुण हैं जो इसको अन्य से भिन्न करते हैं। यह गुण मैं बता चुका हूं कि जब हम क्रिया कराते हैं ना नाइट्राइट के साथ, तो यह Li3n बना पाता है, अदरवाइज Li3n बनता नहीं था, ठीक है ना, अदरवाइज ये नहीं आसानी से बनता। साथ में वायु में गर्म करते हैं तो ये केवल ऑक्साइड बनाता है, जबकि हमको मालूम है कि सोडियम परऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड भी बना सकता है, और बाकी मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड तीनों बना सकती हैं। मैं फिर यहां बोल दूं बच्चों कि सबसे अधिक स्थायित्व के साथ कौन क्या बनाता है, मैंने ये बोला है बार बार, लिथियम, सिंपल ऑक्साइड, सोडियम मूल रूप से परऑक्साइड। मैंने कल भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि सोडियम का सिंपल ऑक्साइड नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी रुचि है परऑक्साइड भी बनाता है। फिर बात आती है बाकी तीन तत्वों की, मूल रूप से सुपर ऑक्साइड बना पाते हैं, लेकिन उनके भी सिंपल ऑक्साइड होते हैं, उनके भी परऑक्साइड होते हैं। लिथियम केवल क्या बनाएगा, सिंपल ऑक्साइड ही बनाएगा, वह सुपर ऑक्साइड या परऑक्साइड नहीं बना पाता। सोडियम क्या बनाएगा, परऑक्साइड बनाएगा निश्चित तौर पर, साथ में सिंपल ऑक्साइड भी बनाएगा। और KRB और CS क्या करेंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, नो डाउट, उनकी रुचि सुपर ऑक्साइड में ज्यादा है, लेकिन परऑक्साइड भी बनाते हैं और सिंपल ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये बात हमने पहले भी सूचित की थी कि ऐसा नहीं है कि सोडियम का सामान्य ऑक्साइड नहीं होता, ठीक है ना। जल में कम विलय है, ये सिंपल सी चीज है। ये एक और है कि लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो द्रव है, जबकि बाकी सारे जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो ठोस होते हैं। यह ठोस अवस्था में अस्तित्व नहीं रखता, और Li2CO3 ही है जो विघटित हो जाता है। यह रिएक्शन कल डिस्कस हुई थी, आपको याद होगा, एक प्रश्न भी मैंने कराया था कि CO2 के कितने मोल मिलेंगे, उस तरह का प्रश्न है। क्योंकि लिथियम के अलावा कोई भी फर्स्ट ए वाला ऐसा नहीं करता। लिथियम नाइट्रेट कल की लास्ट रिएक्शन थी ये, है ना, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। इस पर भी मैंने कल एक प्रश्न कराया था कि जो गैसेस बनती हैं वे सभी
कौन से प्रकृति की थी? अनुचुंबकीय की। यहाँ हमने कल डिस्कस किया था कि NO2 और O2 दो गैस बनती हैं, दोनों अनुचुंबकीय होती है और इनमें से एक जो है वह तो ब्राउन कलर की यानी कि कलरफुल भी होती थी। इनमें से एक ऐसी गैस है जो कलरफुल भी है और दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। फिर LiCl आर्द्रताग्राही होता है, बाकी आर्द्रताग्राही नहीं होते। आर्द्रताग्राही समझते हो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने वाला। यहां पर एक प्रश्न और बना करता है। आर्द्रताग्राही की बात आई है तो मैं एक क्वेश्चन और यहां लिखना चाहूंगा कि आपका जो कॉमन सॉल्ट है, सामान्य लवण यानी NaCl, वह आर्द्रताग्राही नहीं है। वह नमी को सोखने की प्रवृत्ति नहीं रखता। पर आपने ये बात देखी होगी कि जब बारिश के दिनों के अंदर हम देखते हैं तो जो नमक है वो उसमें हल्की सी नमी आ जाती है, वो फ्री फ्लो नहीं रहता। फ्री फ्लो समझते हो ना, उसका जो दाने दाने अलग दिखाई देते हैं वैसा नहीं है, चिपक सा जाता है वो आपस में। तो जो हम घरों के अंदर नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में वो तो नमी हो जाती है उसके अंदर। तो फिर आप कह रहे हैं कि NaCl जो है वो तो आर्द्रताग्राही नहीं है। तो ध्यान रखना है कि शुद्ध NaCl आर्द्रताग्राही नहीं है, लेकिन जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। हम जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर NaCl तो है नहीं, उसमें दूसरे सॉल्ट भी होते हैं। वो जो दूसरे सॉल्ट है वो क्या होते हैं? आर्द्रताग्राही होते हैं। यहाँ पर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरे सॉल्ट हैं उनके आर्द्रताग्राही होने की वजह से यह क्या होता है, आपका थोड़ा सा नमी दिखा पाता है। तो हम यहाँ पर यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि NaCl आर्द्रताग्राही नहीं होता, परंतु जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, घरेलू नमक, घरों के अंदर जो हम नमक का इस्तेमाल करते हैं उसमें उपस्थित अशुद्धि के कारण, यानी ये सारा खेल किसका? इंप्योरिटीज का है। प्योर NaCl तो होता ही नहीं है ना, नमक है तो केवल NaCl तो होगा नहीं, उसमें दूसरे सॉल्ट भी होते हैं। तो उपस्थित अशुद्धि के कारण क्या हो जाता है? आर्द्रताग्राही हो जाता है। ये जो है वह आपका आर्द्रताग्राही की तरह व्यवहार करेगा, अदरवाइज ये नॉर्मल केस में क्या होता है? आर्द्रताग्राही नहीं होता। लेकिन आर्द्रताग्राही हो जाने के पीछे लॉजिक ये है कि उसमें कुछ क्या होती हैं? इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है। यह डिफरेंस भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि Li2SO4 दूसरों के समान जो है वह क्या नहीं बनाता? फिटकरी नहीं बनाता। ये फिर से रिपीटेड है क्योंकि फिटकरी के बारे में चर्चा भिन्न भिन्न समय पर की जा चुकी है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब डबल सॉल्ट बताए गए थे वहाँ से हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से फिटकरी का निर्माण नहीं करता। ठीक है। तो ये कुछ खास पॉइंट है जो लिथियम को उसके अपने वर्ग से अलग करती है। अब हमको इसमें वो पॉइंट देखने हैं जिसमें लिथियम जो है वह मैग्नीशियम के साथ क्या करता है? विकर्ण संबंध दिखाता है। इसको हम बोलते हैं बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है गुणों में समानता दिखाना। यह सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज में समानता आ जाती है, इसको हम विकर्ण संबंध कहते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब विकर्ण संबंध मतलब समानता दिखा पाना। क्या होता है कि ये ऐसे विकर्ण पर अपने, ये देखो ये इसके विकर्ण पर है ना, तो इसमें सिमिलरिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं विकर्ण संबंध। आगे यह बेरिलियम भी इसी तरह का कुछ कार्यक्रम शो करेगा। जैसे बेरिलियम के बाद आपका बोरोन आता है और यहां पर तो ये भी दिखाता है ऐसे। लेकिन फिलहाल हमें जो पढ़नी है वो लिथियम और मैग्नीशियम की पढ़नी है। तो वैसे भी हम ये बात तो बहुत बार देख चुके हैं कि लिथियम अपने वर्ग के बजाय अपने से पड़ोसी वर्ग की तरफ ज़्यादा रुचि रख रहा है, और उस पड़ोसियों में से कौन सा ज़्यादा उसको पसंद है? तो मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के समान इसके गुण रहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि ऐसी समानता के पीछे कारण क्या है? समानता के पीछे कारण है इनका आकार का लगभग समान होना। ठीक है ना, क्योंकि इधर से इधर आकार जो है वह कम होता है, फिर इधर बढ़ जाता है। देख रहे हो, इधर से इधर आकार कम होता है, इधर बढ़ जाता है। तो यहाँ आकार में क्या होती है? लगभग समानता आ जाती है। ये हमने कहा है कि Mg के समान इसका आकार है, और इससे गुणों में जो समानता आती है वह ही विकर्ण संबंध कहलाती है। अब हमको यहाँ वह गुण इसके नोटिस करने हैं, वह प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ ऑब्जर्व करनी है जो इसकी
उनके गुणों से, उनके जो वर्ग के गुण हैं उसके बजाय मैग्नीशियम से निकटता लाती है, मैग्नीशियम से समानता लाती है। वो कौन कौन से गुण हैं? देखिए, जो कुछ खास है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि सहसंयोजक प्रकृति होती है दोनों के ही, और आर्द्रताग्राही प्रकृति के होते हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब नमी सोखने वाले, NaCl तो होता नहीं। दोनों के कार्बोनेट गर्म करने पर, आप जानते ही हैं ये बात हमने चर्चा की थी कि लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर ब्रेक हो जाएगा, बाकी अपने इसके जो वर्ग के हैं कार्बोनेट वो ऐसा नहीं करते। दोनों के हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट ब्रेक हो जाते हैं गर्म करने पर। ये वही चीजें हैं जो अभी रिसेंटली हमने पढ़ी थी इस तरह से। और ये बात भी हमने कल जान ली थी कि भैया पोटेशियम नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट को गर्म करूंगा तो वो इस तरीके से पूरी तरह से तो ब्रेक नहीं होगा, जैसा पूरी तरह से ये ब्रेक हुआ है उस तरह से तो ब्रेक ये नहीं होते, ठीक है। हाँ, और एक ये और बात होती है कि लिथियम मैग्नीशियम दोनों पूरे सेकेंड डे वाले तो पूरे ही रिएक्ट करते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। देखिए, एक यहाँ पर मैं बात बता दूं कि ये एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो आपका लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम हो या फिर एक सेकेंड ए के मेटल हो, है ना, धातु हो, ये क्या होते हैं कि वायु में जब गर्म करते हैं ना, वायु में, एयर में इनको हीट करते हैं ना, सिंपल तो नहीं हीट करने पर, ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बना देते हैं, संगत नाइट्राइड बनाते हैं। और इस नाइट्राइड जो बनते हैं उनका जल अपघटन कराता हूं ना तब मैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण गैस बनती है जो दैट इज अमोनिया। ये रही रिएक्शन आपकी, है ना। ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है, मैं एक प्रश्न भी इस पर कराऊंगा कि किस तरह से, किस तरीके से इस बात को पूछा जाएगा, वो मैं बता दूंगा किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो लिथियम का नाइट्राइड और मैग्नीशियम का नाइट्राइड, यानी कि जो सेकेंड डे वाले हैं और लिथियम है, क्योंकि यहां मैग्नीशियम से इसकी कुछ अधिक ही समानता है, इसीलिए बार बार मैग्नीशियम को लिखा जा रहा है, बाकी इसकी सिमिलरिटी सेकेंड डे के समान होती है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि यह नाइट्रोजन से सीधे क्रिया करते हैं, दोनों के दोनों सीधे क्रिया करके क्या बनाते हैं, यह नाइट्राइड बनाते हैं, और जिसके जल अपघटन से हमको कौन सी गैस मिल सकती है, अमोनिया। फिर आता है इनके जो विद्युतीय गुण हैं, जो इसके आवर्तीय गुण हैं, वह भी तुलनीय हैं, देख रहे होंगे लगभग। क्या इनको याद करना? नहीं, इनको याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस पॉइंट को 9th वाले को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों की ध्रुवण शक्ति उच्च होती है, नो डाउट, ध्रुवण क्षमता दोनों की लगभग बराबर होती है। फिर बात आती है, ये फिटकरी मैग्नीशियम सल्फेट के समान फिटकरी का निर्माण नहीं करता, ठीक है ना, ये कॉमन सी चीज है। दोनों आर्द्रताग्राही हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब देखिए, इस तरह से डॉट H2O जब जुड़ा रहता है ना, तो वो आर्द्रताग्राही होने की पहचान होता है। आर्द्रताग्राही होने में क्या होता है कि क्रिस्टल, जो वाटर के क्रिस्टल है ना, वो भी जोड़ लेते हैं अपने साथ में। बाकी जो इसके ग्रुप वाले हैं वो ऐसा नहीं कर पाते, जैसा मैंने अभी बताया NaCl वगैरह, KCl वगैरह। तो ये आर्द्रताग्राही होना भी इसके एक गुण को दर्शाएगा, इसकी एक प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। तो यहां से बच्चों हम ये कुल मिलाकर के आपका जो अल्कली मेटल ना वो पूरा हो गया है। अब हमें यहां पर कुछ प्रश्न देखने होंगे, कुछ प्रश्न की मैं यहां चर्चा कर लेता हूं, कुछ प्रश्नों की यहां चर्चा करता हूं। जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित, क्षार धातुओं से संबंधित ही मामला है। देखिए, जैसे प्रश्न आता है, एक धातु M है कोई, ठीक, इस धातु को वायु में गर्म करने से इसने एक यौगिक A बनाया। इस A यौगिक बना, इस A यौगिक की क्रिया जल से कराई, यानी इसका जल अपघटन कराया, तो इसने B गैस बनाई। और ये जो B गैस है वो HCl से क्रिया करने पर, HCl से क्रिया इसको कराते हैं तो ये श्वेत धूम्र बनाती है। श्वेत धूम्र का मतलब होता है व्हाइट फ्यूम्स, बड़ी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो ये श्वेत धूम्र यानी कि व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं C के फॉर्म में। आपसे कहा क्या गया है कि M धातु संभव है या हो सकती है। इसमें से कौन सी, कोई एक धातु नहीं ले रहे, पूरे तीन का ग्रुप ले रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी धातु ये हो सकती है, जो मैं अभी बता रहा हूं। पहली लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्या ये पेयर संभव है?
लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या ये पेयर संभव है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्या ये पेयर संभव है? लिथियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, क्या ये पेयर संभव है? हमसे पूछा गया है कि पेयर नहीं है, 3 का ग्रुप है, तो पेयर तो मतलब 2 हो जाता है। कुल मिला के इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो हमने फिलहाल यहाँ रिएक्शन लिखी है ना वह दर्शाए, यानी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जा सके। तो इनमें से कौन सा युग्म है? तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है मैं उसको समझा देता हूँ। जो रिएक्शन यहाँ हो रही है मैं उसके बाद बारे में कैसे बात करेंगे कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है। पहले तो हो क्या रहा है वो समझो। एयर की परिस्थिति में गर्म करते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर एक गैस बनती है। यहां से इसको आप समझिए कि जो गैस है HCl के साथ व्हाइट फ्यूम, इसका मतलब ये सीधे सीधे अमोनिया गैस है। अमोनिया और HCl दोनों मिलकर व्हाइट फ्यूम बनाती है। गैसीय अवस्था को याद करो, देखिए हर चीज कहां कहां से जुड़कर चली जाती है और सर बार बार ले आते हैं उन चीजों को, है ना, इसलिए लाते हैं ताकि दिमाग चलता रहे। आपको याद होगा एक प्रश्न किया था विसरण और निसरण वाला, एक ट्यूब थी, एक तरफ से अमोनिया आ रही थी, दूसरी तरफ से HCl आ रही थी। अरे पहुंची कि नहीं अमोनिया HCl, और दोनों मिलकर व्हाइट फ्यूम बनाए थे। मैंने पूछा था कि कितनी दूरी पर किसी एक सिरे से जो है व्हाइट फ्यूम बनेंगे, ध्यान कीजिए। तो वहां पर भी यह तथ्य आया था कि HCl और अमोनिया दोनों परस्पर मिलकर व्हाइट फ्यूम बनाती है, क्योंकि वो अमोनियम क्लोराइड बनने की वजह से होता है। तो यह कंफर्म है कि अमोनिया बन रहा है, ये गैस अमोनिया है, तो ये नाइट्राइड ही होगा। और किसके जल अपघटन से अमोनिया बना होगा मेरे भाई? तो वो नाइट्राइड है। तो इसका मतलब यह कंफर्म है कि जो ए यौगिक है वह मेटल नाइट्राइड है। धातु कौन सी है वो तो प्रश्न का ही उत्तर हो जाएगा, वो तो बताना ही है। उसके पहले ABC को तो पहचाने। धातु नाइट्राइड है, ए वो कंफर्म है। बी कौन है भैया, कौन सी गैस है? तो ये अमोनिया गैस है। फिर बात आती है कि भैया सी कौन है? तो व्हाइट फ्यूम बन रहा है ना, तो इसका मतलब कंफर्म कि अमोनियम क्लोराइड है। इसके व्हाइट फ्यूम होते हैं, श्वेत ध्रुव होते हैं इसके। तो ऐसा कौन सा पेयर ये कर सकता है? क्या सोडियम ये कर सकता? नहीं, सोडियम सीधा वायु से क्रिया करके नाइट्राइड नहीं बनाता। मैंने चीख कर कई बार बता दिया है कि ये लिथियम और सेकेंड ए वाले करते हैं। तो इनमें से कौन सा पेयर? तो लिथियम मैग्नीशियम दोनों साथ में हो, ऐसा कौन सा पेयर है? ऐसा तो सारे पेयर में हमको दिख रहा है, सी वाले को हटा करके। तो लिथियम और मैग्नीशियम के साथ साथ ये ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम भी जो है वह इस रिएक्शन को दर्शा सकता है। भाई इतना तो आप समझ गए ना कि सोडियम नहीं दर्शा सकता, तो ये सोडियम इधर आउट हो गया, ये सोडियम इधर आउट हो गया। फिर LiMg और Ca, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वो सिमिलरिटी आ जाएगी फिर, है ना। तो इसको मैं वापस यहाँ क्या कर देता हूँ, सोडियम कर देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं कि इसको पोटेशियम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौन सी धातु ऐसी है? हमको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट ए वाली होती है वो इस रिएक्शन को नहीं शो करती। महत्वपूर्ण चीज ये है कि फर्स्ट ए वाली ये रिएक्शन नहीं दर्शाती लिथियम के अलावा। तो कौन सी धातु है? देखो लिथियम, क्योंकि वो क्या बनाता है? Li3n होता है। लिथियम क्या बनाता है? Li3n बनाता है। मैग्नीशियम Mg3n2 बनाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम भी यहां पर इस रिएक्शन को दर्शाता है। इसलिए हमने वो फोर्थ ऑप्शन हटा दिया कि हम चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जाए। भाई मैग्नीशियम कैल्शियम बनाएंगे वो तो आपको मालूम ही है, हम चाहते हैं कि आप ये जाने कि एल्यूमिनियम भी, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए उसकी चर्चा यहां पर हम वैसे नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि एल्यूमिनियम भी इस प्रकार की रिएक्शन को शो करने में इंटरेस्टेड है और बनाता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सो Li3n, एल्यूमिनियम नाइट्राइड और Mg3n2, यह तीनों अमोनिया बनाएंगे और उससे आगे अमोनियम क्लोराइड व्हाइट फ्यूम तैयार हो रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ निश्चित ही तौर पर सही माना जाएगा। तो समझ गए ये प्रश्न कैसे किया गया है। कुछ और प्रश्न भी इस पर हम करना चाहेंगे। तो देखिए क्या प्रश्न है, कौन से युग्म एक साथ
अस्तित्व नहीं रखते, एग्जिस्टेंस नहीं रखते। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं होता। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन फिलहाल यहां आपके सामने हैं, उनकी बात करें। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा इसके अंदर। Na2CO3, NaHCO3। दूसरा ऑप्शन है आपका NaHCO3 और NaOH। तीसरा ऑप्शन है आपका Na2HPO4 और NaOH। और चौथा ऑप्शन है कि B व C दोनों। प्रश्न का तात्पर्य क्या आप समझ गए कि हम यह बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं आपसे? बच्चों हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है, ऐसा कौन सा पेयर है यहां पर जो कि एक साथ नहीं रखा जा सकता, जिसका एग्जिस्टेंस एक साथ नहीं होता। एक साथ नहीं होने के पीछे का क्या लॉजिक है भाई? एक साथ होने के पीछे यह है कि जो दो यौगिक परस्पर क्रिया करेंगे वो एक साथ नहीं रखे जा सकते। सबसे पहली बात तो ये है, अरे कॉमन सेंस है ना, जो यौगिक परस्पर क्रिया कर ले इजीली, आसानी से, वे एक साथ कैसे रखे जा सकते हैं? अरे वो तो किसी और कंपाउंड में बदल जाएंगे ना रिएक्शन के साथ। अस्तित्व कैसे होगा दोनों का साथ में, बताइए? रिएक्शन के बाद तो कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे कौन सी रिएक्शन है जिसमें कुछ और ना बने? रिएक्शन हो रही है तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, तो अस्तित्व खत्म हो गया उनका। वे एक साथ अस्तित्व नहीं रखते। पहली बात तो ये लॉजिक आ गया। अब बच्चों क्या है कि ये यदि मैं बी और सी ऑप्शन पर ध्यान दूं, एक ही बात बाद में करेंगे। ये NaHCO3 यूं तो एक दुर्बल क्षार है, इसको मैं पानी में घोलूंगा ना तो ये दुर्बल क्षार की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ये अपना हाइड्रोजन भी दे सकता है। वैसे तो यह एक वीक बेस है, इसका जल में घोला गया विलयन बहुत दुर्बल क्षार है, मतलब 7 से थोड़ा सा ही ऊपर इसका पीएच होता है। लेकिन NaOH जैसे की उपस्थिति में हाइड्रोजन भी तो है इसके अंदर, तो ये अपना हाइड्रोजन खो सकता है। इसका मतलब यह रिएक्शन दिखा सकता है, यानी NaOH के साथ आप इसको नहीं रख पाएंगे क्योंकि इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द NaOH। इसी प्रकार से यह भी सेम टू सेम है। प्रकृति तो इसकी हल्की क्षारीय है, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन है वह दिया जा सकता है। तो हाइड्रोजन देंगे तो NaOH तो तैयार बैठा हुआ है देने के लिए, तो रिएक्शन हो जाएगी। फर्स्ट वाले में क्यों नहीं हुआ? इसमें भी तो हाइड्रोजन है, ये भी तो बेसिक है, लेकिन बेटा ये बेस नहीं है, ये मूल रूप से सॉल्ट है। ये है तो लवण ना, तो इतना मजबूत नहीं है कि ये अपना हाइड्रोजन निकाल कर इसे दे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एल्कोहल में हाइड्रोजन तो होता ही है और वो दिया भी जाता है, लेकिन हर किसी की उपस्थिति में नहीं दे पाता। वह सोडियम जैसे अत्यंत प्रबल क्षार की उपस्थिति में ही अपना हाइड्रोजन निकाल पाता है। तो वही हाल यहां पर है, इन दोनों के पास हाइड्रोजन है, लेकिन हर यौगिक की उपस्थिति में नहीं दे पाएंगे ये, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि NaHCO3 व Na2HPO4 प्रबल क्षार जैसे NaOH की उपस्थिति में H+ देते हैं तथा NaOH से क्रिया कर लेते हैं। NaOH से क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन से युग्म को हम साथ नहीं रख सकते, उसके पीछे यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पूर्व यह परीक्षाओं में दिखाई दे चुका है, नीट और जेई दोनों ही स्तरों पर यह प्रश्न आया हुआ था। इसका मतलब इसमें आंसर आएगा बी और सी। इसमें एक्सिस्टेंस हो सकता है क्योंकि Na2CO3 इतना स्ट्रॉन्ग मामला नहीं है, इतना भारी मामला नहीं है कि वो अपना हाइड्रोजन देने लग जाए, ठीक है ना। तो यह स्पष्ट रूप से इस युग्मों को, यानी बी और सी में उपस्थित युग्मों को हम एक साथ नहीं रख सकते। एक साथ इसलिए नहीं रख सकते
क्योंकि वे परस्पर क्रिया कर जाएंगे। जब वो परस्पर क्रिया करेंगे तो ना तो NaOH NaOH रहेगा, ना NaHCO3 NaHCO3 रहेगा, वह आगे किसी कंपाउंड में बदल जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट और बनेगा। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ये साथ में अस्तित्व रख कहां पा रहे हैं? जब रिएक्शन होगी तो अस्तित्व समाप्त हो गया ना प्रभु, किसी और कंपाउंड में बदल गए। ठीक है ना। और एक यहां क्वेश्चन आता है अक्सर, जिसकी बात करता हूं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, जानते हैं इस प्राणी से परिचित हैं सभी? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का एक खास उपयोग होता है, को अंतरिक्ष यानों तथा सबमरीन पनडुब्बियों, हिंदी में चलते हैं, सबमरीन समझते हो ना, पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है या ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है उनके अंदर KO2 मिलाकर रखते हैं। क्यों भाई ऐसा? उसके पीछे क्या लॉजिक है? काफी पॉपुलर प्रश्न है ये भी कि ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको मिलाकर क्यों रखते हैं, इसका लॉजिक क्या है? पहला ऑप्शन है CO2 देता है, क्या यह CO2 देता है? दूसरा ऑप्शन है CO2 अवशोषित करता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। या CO2 अवशोषित कर ऑक्सीजन देता है, क्या इसे सही मानेंगे? यहां थर्ड ऑप्शन में सेकंड से एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है और इनमें से कोई नहीं। एक ये भी हो सकता है आपके सामने आए कि भैया इनमें से कोई भी उत्तरदायी नहीं है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि KO2 का उपयोग इस तरह के जो आपके सबमरीन वगैरह हैं या अंतरिक्ष जो व्हीकल्स हैं उनमें किस हिसाब से करते हैं, क्या लॉजिक है उसका। तो ये पॉपुलर कंपाउंड है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। कैसे यह कंबाइन होता है देखिए, KO2 की विशेषताएं हैं, ये दो काम करता है, CO2 को अवशोषित करता है और ऑक्सीजन को देता है। तो ये दोनों ही समस्या निपट जाती हैं, क्योंकि सबमरीन हुआ या अंतरिक्ष हुआ, दोनों पूरी तरह से पैक्ड व्हीकल, पैक्ड सिस्टम है, बंद है। CO2 के निष्कासन की भी वहां व्यवस्था करनी है और ऑक्सीजन की आवश्यकता तो वहां पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि खिड़की खोल लें, थोड़ा सा हवा आने दें, तो ऐसा हम कर नहीं सकते उनमें। तो ये कंफर्म है कि K2O जैसे कंपाउंड, ये KO2 जैसे कंपाउंड की विशेषता क्या होती है? CO2 को डबल फायदे हैं इसको यूज करने के, अवशोषित करता है, O2 को मुक्त करता है। यानी यह CO2 को तो अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन को मुक्त कर देगा। तो ऐसी सूरत में यह रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, यह CO2 को एब्जॉर्ब करके, और बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सीजन मुक्त करेगा। यानी कि ऑप्शन जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, हालांकि बी में भी ये बात लिखी है, पर बी वाली बात बच्चों पूरी नहीं है। CO2 अवशोषण जितना ही फायदा नहीं है, बल्कि फायदा ये भी है कि साथ में ऑक्सीजन मिलती है, ये बड़ा फायदा है। क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या ऐसे स्थानों पर आएगी, ये बहुत नेचुरल है, आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत जरूर ऐसे स्थानों पर देखने में आती होगी। तो डबल फायदा है, ये कहना चाह रहे हैं। इसको उपयोग करने से हमें क्या फायदा हो रहा है वह मैंने यहां बताया कि ड्यूअल एडवांटेज वाला केस है। अवशोषित भी करता है, CO2 का भी निपटारा हो गया और ऑक्सीजन को फ्री भी कर दिया गया। तो यह बेहद फायदे का सौदा माना जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ प्रश्न थे जो आपके इसी अल्कलाई मेटल से संबंधित थे। अब बच्चों समय आ चुका है कि हम क्षार मृदा धातु की ओर मूव करें। हमने क्षार धातुओं के सभी गुण देख लिए, सभी भौतिक, फ्लेम टेस्ट, ऑक्साइड बनाना, फिर उसके बाद रासायनिक गुण भी उनके देखे, सारा कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं। अब क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु में इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि वो क्षार धातुओं के समान ही गुण दर्शा रही है। अरे अल्टीमेटली है तो दोनों एस ब्लॉक वाले, तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो देखिए किस तरह की प्रॉपर्टीज यहां देखने में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्षार मृदा धातु, जिसको कहा जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। या अर्थ का मतलब ऑक्साइड से है,
कि भैया इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय हैं और जमीन से निकाले जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। या मृदा शब्द ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। पिच ब्लेंड अयस्क से, पिच ब्लेंड से बनाया गया था। पिच ब्लेंड अयस्क से किसको बनाया गया था? मैडम क्यूरी द्वारा रेडियम को निकाला गया था वो सबसे पहले। और यह बेसिकली पिच ब्लेंड जो है वो U3O8 का है, पिच ब्लेंड है ये, है ना। तो ये U3O8 है बेसिकली, यानी यूरेनियम का अयस्क है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें, प्रॉब्लम नहीं है, उसमें खुशी की बात है कि उसमें थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट में रेडियम भी होता है। तो मैडम क्यूरी ने जो रेडियो एक्टिवता की खोज की वो इसी से की थी, पिच ब्लेंड से। रेडियम इनमें से रेडियो एक्टिव है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब देखिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन पे हमको ध्यान देना है। मैं यहां आपसे याद होंगे भी नहीं और आपको याद करने भी नहीं है। मैं एक अंडरलाइन कर देता हूं जो जो भी आपको याद करने हैं। तो देखिए बेरिल का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, फेनेसाइट जरूरत नहीं है। मैग्नेसाइट कर सकते हैं, डोलोमाइट आपका ऑलरेडी आ चुका है, कार्नेलाइट भी आपका ऑलरेडी आ चुका है। एस्बेस्टस कर सकते हैं। एस्बेस्टस एक उपयोगी कंपाउंड होता है, कहाँ काम आता है किसी प्राणी को मालूम हो कि एस्बेस्टस का उपयोग कहाँ होता है? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एस्बेस्टस ये शब्द आपने कहाँ सुना पहले? और यदि आप लैब में गए होंगे, फिर से वही बाध्यता आ गई कि लैब में गए होंगे तो आपको शायद ध्यान होगा कि जो लैब होती हैं उनके अंदर एस्बेस्टस की लेयर चढ़ी होती है जहाँ आप परीक्षण वगैरह करते हो। मतलब जैसे कि लकड़ी के यदि आपके लैब में फर्नीचर हैं, लैब में दो तरह के आपको दिखाई दे सकते हैं। या तो पत्थरों की स्लैब बनी हुई रहती है, वहाँ कोई झंझट नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा बेहतर यदि हम लैब में जाएंगे तो वहाँ लकड़ियों के फर्नीचर होंगे, तो उस लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर एस्बेस्टस की परत चढ़ी हुई रहती है। अदरवाइज तो आपके जो केमिकल आप इस्तेमाल कर रहे हो उससे उस लकड़ी में क्या लग सकती है? आग लग सकती है। तो इसलिए उस पर एस्बेस्टस की परत चढ़ाई जाती है। और यदि वो पत्थरों से बना हुआ स्लैब है तो वहाँ तो फिर आग लगने का कोई खतरा है नहीं, तो वहाँ एस्बेस्टस देखने में नहीं आएगा। एस्बेस्टस आपको उस तरह की लैब में काम आएगा जो थोड़ा अच्छा स्तर पर यदि हम जाएँ तो वहाँ लकड़ियों का पूरा फर्नीचर रखा होता है, तो उस पर एस्बेस्टस की लेयर चढ़ा के रखते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कंपाउंड इसलिए है। जिप्सम अपने आप में बहुत पॉपुलर है, आपको मालूम ही है जिप्सम तो क्या होता है क्या नहीं होता है ना। पीओपी जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, आगे भी ये चीज़ आ जाएगी आपको। कुल मिला के जो याद रखने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ये पिच ब्लेंड, ये पिच ब्लेंड है, इसमें सूक्ष्म मात्रा में क्या होता है? सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर रेडियम पाया जाता है। ठीक है, बाकी आपको नहीं करने हैं, केवल अंडरलाइन कर दिया उतना कर लेना, उन्हीं को लिख लेना। बाकियों से इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं है, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो बता रहा हूं उतने आप कर लेना, बहुत है ये, मोर देन रिक्वायर्ड ऑलरेडी। निष्कर्षण कठिन तो है परंतु उतना नहीं जितना एल्कलाइन मेटल का है, क्योंकि इनके लिए हम लोग कार्बन का उपयोग भी कर पा रहे हैं। खासतौर पर ये आप देख रहे हैं कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड के लिए हम कार्बन का उपयोग कर पा रहे हैं। अदरवाइज वैसे सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि गलित लवणों से, है ना। लेकिन इनके लिए क्योंकि ये उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितने आपके एल्कलाइन मेटल वाले थे, तो इसके लिए फिर क्यों हुआ? तो लिथियम जैसा तो प्रबलतम है, तो इनके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जो आपके एस में फर्स्ट वाले हैं क्षार धातु, उनके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी इतना उपलब्ध नहीं हो पाता। तो उनके लिए तो एक ही मात्र तरीका हम मान सकते हैं जो बेहतर रहता है, वो गलित वाला है। लेकिन यहां आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत वैरायटी कुछ हद तक अवेलेबल है, कुछ हद तक यहां पर थोड़ी सी वैरायटी आपको दिखाई दे रही है कि इसमें एक्सट्रैक्शन थोड़ा इजी है। रही देखिए भौतिक अवस्था की बात, तो ये मृदु तो हैं ये, लेकिन ये फिर भी ठीक है किससे? क्षार धातुओं से, क्योंकि इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो मृदु क्यों थे? हमने क्या बताया था कि वो सॉफ्ट क्यों है? वो कौन? लिथियम, सोडियम, ये जो क्षार धातुएं हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट क्यों होती हैं? वो सॉफ्ट होती थी क्योंकि उनमें मेटालिक बॉन्ड बहुत ही वीक होते थे। क्यों? क्योंकि उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक था। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, थोड़ा बेहतर है। ध्यान रखना, क्षार मृदा धातुएं हमेशा क्षार धातुओं से क्या होंगी? कठोर होंगी, घनत्व उनका ज्यादा होगा। ठीक है ना, अपेक्षाकृत डेंसिटी भी हाई होगी। डेंसिटी क्यों हाई होगी? अरे इनका साइज कम है, मास ज्यादा है, सिंपल है। ये प्रश्न कैसे आएंगे? आपसे पूछ सकता है क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं के बीच में कंपेयर करने के लिए, वहां ये चीज काम आ सकती है। आपसे कहे कंपेयर करो कि क्षार धातु और क्षार धातुओं, मृदा धातुओं की तुलना हेतु सत्य या असत्य है, ऐसे करके, समझ रहे हैं? वहां आपकी बात काम आएगी। तो इसी सीरीज में आगे बात करें तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या में कुछ भी जानने योग्य नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है।
तो वहां पे भी नॉर्मल था, यहां पर भी नॉर्मल है। नॉर्मल क्या कहता है? वर्ग में नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होनी चाहिए, और ऐसा वहां पे भी हो रहा था, यहां पर भी हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब +2 बनेगा तो साइज छोटा होगा, ठीक है। और यदि मैं 4 धातुओं से कंपेयर कर रहा हूं तो कॉमन सेंस है कि 4 धातुओं की तुलना में त्रिज्या कम होगी, क्योंकि मामला लेफ्ट से राइट वाला है। अरे प्रभु, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 4 धातुओं की तुलना में 4 मदा धातुओं की तो आकार जो है वो कम ही होता जाएगा ना। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते जाएंगे, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यह जो आकार है उसमें तो 100% कमी ही आती जाएगी, ठीक है। आकार जो है वो इसका क्या होगा? घटता चला जाएगा। घनत्व, घनत्व थोड़ा रोचक है। वहां मैं याद दिला दूं, 4 धातुओं में क्या था, याद करो। 4 धातुओं में घनत्व का क्या मालूम था? फिर लिख देता हूं ताकि रिवाइज हो जाएगा। 4 धातु में घनत्व वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता था। एक अपवाद था सिर्फ, याद आया? एक ही अपवाद था। अपवाद यानी एक स्पेशल केस था, एक एक्सेप्शन जरूर वहां पर देखने में आया था। और वह एक्सेप्शन क्या था मेरे भाई? वहां एक एक्सेप्शन था कि जो डेंसिटी किसकी, LINA के अंदर बात कर रहे थे जब हम, तो बढ़ता नहीं था बल्कि K की डेंसिटी कम हो जाती। सिर्फ एक एक्सेप्शन था। लेकिन जहां तक बात है 4 मदा धातुओं की, उम्मीद है ये 4 धातुओं वाली बात तो आपको याद आ गई होगी। मैंने हमेशा से इसको इंपॉर्टेंस दी है। 4 मदा धातुओं में ट्रेंड थोड़ा अलग है। इनमें घनत्व पहले कम होता है फिर बढ़ता है। देखो, 2 हिस्सों में इसको हम बांट सकते हैं, क्योंकि घनत्व पैकिंग पे भी डिपेंड करता है ना। तो यहां पर तो कमी है, देखिए आप, इस हिस्से में तो कमी है और इस हिस्से में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी कि शुरुआत में आधे तत्वों के अंदर तो कमी दर्ज होती है, फिर वृद्धि होती है, क्योंकि घनत्व मूल रूप से द्रव्यमान बटा आयतन का क्या है? अनुपात है। इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। सो थोड़ा सा यहां पर हम देख रहे हैं कि अलग ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। और रही बात 4 धातु और मृदा धातुओं की, तो कोई डाउट नहीं है कि 4 मृदा धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। सीधी बात है कि 4 मदा धातुओं का अधिक घनत्व छोटे आकार, प्रबल अंतराधात्विक बलों के कारण होता है, जिससे उसकी पैकिंग, ये संकुलन का मतलब क्या होता है? पैकिंग। सॉलिड स्टेट में आई थी ये बात, पैकिंग इफिशियंसी, वो इनकी बेटर होती है। तो आपसे कहें कि 4 धातु और 4 मदा धातुओं के बारे में सत्य असत्य है, क्या 4 धातुएं 4 मदा धातु से नरम होती हैं? क्या 4 धातुएं 4 मदा धातुओं से नरम होती है? ये सही बात है। क्या 4 धातुओं का घनत्व 4 मदा धातुओं से कम होता है? ये भी सही बात है। क्योंकि क्या 4 धातुएं कंपैरेटिवली आपको लगता है कि कम घनत्व रखती हैं? ये बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि यहां पर लॉजिक देख रहे हैं, आकार छोटा हो गया, द्रव्यमान बढ़ गया है, पैकिंग बढ़िया हो गई है, तो डेंसिटी को बढ़ाने वाले कारक के सारे गलनांक कथनांक में नियमित तो नहीं है, पर मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो आप घटता हुआ बोल सकते हो। देखो, सिर्फ एक मैग्नीशियम यहां गड़बड़ कर रहा है, बाकी ओवरऑल आप देखें तो गलनांक क्वथनांक कम ही हो रहे हैं, बिल्कुल रेगुलरली। सिर्फ मैग्नीशियम की वजह से वहां ऐसा शब्द लिखा है कि रेगुलर नहीं होते, ठीक है। लगभग कोई नहीं पूछता गलनांक क्वथनांक जैसे बिंदुओं को। हाँ, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि क्या मैग्नीशियम का जो आपका गलनांक है और कथनांक है वो अपने वर्ग में न्यूनतम है? तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, ये मिनिमम यहाँ दिखाई दे रहा है। हालांकि गलनांक क्वथनांक की वैल्यूज कुछ बुक्स में अलग अलग भी मिलती हैं, तो इसलिए ज़्यादा इतनी टेंशन लेनी नहीं है। कोई पूछता नहीं गलनांक क्वथनांक को आपसे, न तो ऑर्डर पूछा जाता, थोड़ा बहुत ऑर्डर डी ब्लॉक वालों में काम आता है, वो मैंने आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी। बाकी ज़्यादा कुछ गलनांक क्वथनांक का कोई पूछता नहीं इतना। गलनांक क्वथनांक घनत्व, इस पर इतने प्रश्न नहीं देखे जाते क्योंकि इनके रेगुलर ऑर्डर होते भी नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि आते हैं अक्सर, ठीक है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जाओं की जहां तक बात है तो प्रथम पहली बात तो इनकी आयनन ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होगी 4 धातुओं की तुलना में,
क्योंकि 4 धातुओं में एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही स्थायी विन्यास आ जाता है, जबकि इनमें हम जानते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आपको स्थायी विन्यास मिलेगा। यदि आप मूव करते हैं बेरिलियम से बेरियम की ओर, तो क्या इसमें ट्रेंड पाया जाता है? देखिएगा यहां पर कुछ मान आपके सामने हैं। स्पष्ट रूप से इनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा और प्रथम के बीच में अंतर कम है, यह कैरेक्टरिस्टिक होता है, यह इनकी पहचान है। मैंने क्षार धातुओं की भी पहचान बताई थी, यहां पर भी इसकी पहचान है कि क्षार मृदा धातुओं हेतु प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा में अंतर अधिक नहीं होता। बहुत सारे लॉजिक इसके सारे हमने क्लियर किए हुए हैं आगे के पृष्ठों पर कि क्यों ऐसा होता है, वो बताएंगे। तो हेतु प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा, फर्स्ट व सेकेंड आयनन एनर्जी में अधिक अंतर नहीं होता। यह खास बात है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है। और इजीली निकलने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? स्थायी विन्यास प्राप्त होना। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, दैट वी आर गेटिंग द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हमको स्थायी विन्यास मिलता है, क्योंकि हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है तो ये आसानी से रुचि दिखाते हैं। और भी कारक है, जलयोजन ऊर्जा भी इसका एक फैक्टर होता है। सुनिएगा, जब M+ और M2+ में मैं तुलना करूं, मुझे बताइए, यदि मैं M+ और M2+ में कंपेयर करूं तो किसकी जलयोजन ऊष्मा ज्यादा होगी? क्या आप इस बारे में कुछ कमेंट करने की स्थिति में हैं? मैं कहूं कि एक ही धातु की बात कर रहा हूं, एक उसका M+ है, एक उसका M2+ है, किसका जलयोजन ज्यादा होगा? बहुत बार मैंने बताया है कि यदि आवेश घनत्व बढ़ता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, तो जल के अणुओं को खींचने की क्षमता भी बढ़ती है और उससे जलयोजन बढ़ जाता है। तो M+ और M2+ में यदि तुलना की जाए तो नो डाउट M2+ का जलयोजन अधिक होता है, M2+ का जलयोजन ज्यादा होता है। जलयोजन में ऊर्जा मुक्त होती है, वह ऊर्जा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के काम में ली जा सकती है। तो क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। क्षार धातुओं के अंदर पहला निकलने के बाद दूसरा निकालना इतना मुश्किल है कि जलयोजन वाले से कोई फायदा नहीं हो रहा। जलयोजन वाले में इतना ऊर्जा नहीं निकल रही जितना आपको लगानी पड़ रही है। निश्चित तौर पर आप जीवन में कौन सा कार्य करना चाहेंगे? हम कोई भी कार्य देखते हैं, करते हैं ना जीवन में, तो सिर्फ यही नहीं देखते कि उसमें कितनी मेहनत है। ठीक है, मेहनत वाला काम करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मेहनत का फल कितना मिल रहा है वो जरूर हमारे दिमाग में रहता है कि उसका फायदा कितना, एडवांटेज कितना है। एडवांटेज ही नहीं होगा तो आप मेहनत करेंगे नहीं ना। आपको लगेगा कि मेहनत तो बहुत करना पड़ रहा है लेकिन उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ऐसा काम क्यों करेंगे? और एक जगह आपको देख रहा है कि बहुत मेहनत करूंगा तो फायदा मेरे को 4 गुना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो काम करने में आपका इंटरेस्ट रहता है। वैसे ही यहां पर है, क्षार धातुएं हैं, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो M2+ बनेगा उसका जलयोजन तो बहुत उच्च होगा, लेकिन बच्चों दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा इतनी सारी चाहिए, इतनी ज्यादा चाहिए कि वो कार्य हो नहीं पाता। जब हम क्षार मृदा धातुओं की बात करते हैं तब क्या होता है? इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्षार मृदा धातुओं के केस में पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, तो ज्यादा ऊर्जा का अंतर नहीं आता है, तो वहां ऊर्जा लग जाती है, क्योंकि बनने वाला M2+ उच्च जलयोजन दर्शाएगा, तो वो भी फेवर में है चीजें। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड में अंतर बहुत अधिक नहीं है, जबकि क्षार धातुओं के केस में यह डिफरेंस अत्यधिक है, यह डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, ये ऑर्डर यहां हमने स्पष्ट भी कर रखा है। ये देखिए, यहां लिथियम और बेरिलियम के लिए आपकी तुलना की गई है, देख रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी ऐसा फील होता है कि क्या चल रहा है, लेकिन इसके कोई ऑप्शन नहीं बच्चों। जो ऑप्शन था वो बेस्ट पॉसिबल हम आपके सामने ऑलरेडी लेकर आए हैं। यदि मैं इसी चीज को लिखूंगा ना एक एक को, तो आप जो है वो सो जाएंगे कई, तो वो प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। यहां पर तो फिर भी हम लोग ये साथ में लेके आए हैं, तो आपका ध्यान एक बार रहता है कि अच्छा क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आएगा। लेकिन यदि इन्हीं बातों को मैं लिखूंगा, राइटिंग मेरी इतनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन फिर भी यदि मैं इन सब चीजों को लिखूंगा ना मेरे भाई, तो बहुत ज्यादा आपका समय खर्च होगा, उससे फिर आपको बहुत ज्यादा वो ड्रैग सा लगेगा कि अरे क्या हो रहा है। तो इसीलिए यहां हमने थोड़ा सा स्लाइड की मदद ली है। थ्योरेटिकल चैप्टर में वो आवश्यक भी होता है और वो आपके भले के लिए ही है, ताकि तुरंत आपके सामने फैक्ट चले जाएं विथ एक्सप्लेनेशन और हम चैप्टर को समाप्त कर पाएं। अदरवाइज ये चीजें लिखानी तो फिर भी पड़ेंगी आपको सारी की सारी मुझे,
तो इतना कहां तक लिखते रहेंगे बताइए, है ना, पॉसिबल नहीं होता। सो अब जैसे ये वैल्यू है, आपको क्या वैल्यू याद करनी है, नहीं करनी है बच्चों, ये तो सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए मैंने दिया है कि भाई ये 520 है और ये 7000 है, इतना भारी अंतर है, यहाँ इतना अंतर नहीं है, ये इससे डबल है, जबकि ये तो इसका जो है वो 10 गुना है, 10 गुने से भी ज्यादा, 12 गुना हो रहा है। तो देख रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा अंतर है। तो स्पष्ट रूप से उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भैया इसमें पहले के बाद में स्थायी विन्यास आ जाता है, सीधी बात है। 4 धातुओं में 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो स्थायी विन्यास आता है, 4 मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब जाके स्थायी विन्यास आता है, ठीक है। इसीलिए यही एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है। देखिए 4 धातुओं में द्वितीय इलेक्ट्रॉन 1s उपकोष से हटता है, ये पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लिथियम की, है ना, ध्यान रखना ये लिथियम के लिए, सब में तो 1s से नहीं हटेगा। जो नाभिक के बहुत ज्यादा निकट है और 1s इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अधिक नाभिकीय आवेश उत्पन्न करता है, जबकि 1s इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अधिक नाभिकीय आवेश उत्पन्न होता है, जबकि 4 मृदा धातुओं से द्वितीय इलेक्ट्रॉन 2s से हट रहा है, तो वह अपेक्षाकृत आसान है। मूल बात बच्चों ये है, सिंपल सी चीज ये है, 4 धातुओं में, मैं सिंपल भाषा में भी लिख देता हूं, 4 धातुओं में 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात स्थायी विन्यास आता है, अक्रिय गैस के समान, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है, अक्रिय गैस के समान प्राप्त होता है। जबकि यही कार्यक्रम 4 मृदा धातुओं में कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जबकि 4 मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्थायी विन्यास प्राप्त होता है। सो सारा खेल इसी बात का है, इतना सारा जो वर्णन कर रखा है वो मूल रूप से यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वह स्टेबल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालने से और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से। तो इसीलिए 4 धातुएं कितना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हैं, 1, 4 मृदा धातु कितना इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती है, 2। ये सरल सा फैक्ट है, इसमें कोई जटिलता नहीं है, और इवन इस फैक्ट को हम पहले से जानते हैं भली भांति। बात आती है ऑक्सीकरण अवस्था की, फिर वही बात आएगी कि M2+ बनाते हैं, M2+ आयन का जल योजन हाई कैटेगरी का होता है, ये जल योजित हो जाता है, ये ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा उत्सर्जित करता है जो द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान को संतुलित कर देती है। बात समझ रहे हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलने लगती है किससे, जल योजन से। कहने का मतलब ये समझ रहे हो, क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन के लिए ऊर्जा चाहिए तो थी, पर वो कंपनसेट होती है, वो मिलने लग जाती है, कहां से, उच्च जलयोजन के कारण। लेकिन जब यही 4 धातु होगी ना, तो सेकंड आयनन ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि वो कोई कंपनसेशन उसका हो नहीं पाता, वो कहीं से मिल नहीं पाती। मूल चीज ये किस कारण से होता है, देखो ये 3 लॉजिक दिए हुए हैं, सरल है तीनों। उत्कर्ष गैस विन्यास आ गया, ठीक है ना, उत्कृष्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से, उच्च ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। तीसरा, जल योजन ऊष्मा भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इनकी जल योजन ऊष्मा उच्च है, जालक ऊर्जा भी उच्च है, इस वजह से +2 बना रहे हैं। अब बात आती है जलयोजन, तो कॉमन सेंस है कि जलयोजन में वही ट्रेंड दिखाई देगा, ये रहा जो ट्रेंड आप काफी हद तक लिथियम वालों में पढ़ चुके हैं, ये वही ट्रेंड है। फिर से क्या ट्रेंड है कि आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे आकार में वृद्धि होगी जल योजन कम होगा, जल योजन कम होगा, जल योजित ऊष्मा भी कम निकलेगी, या जल योजन ऊष्मा डेल्टा H हाइड्रेशन में भी कमी आएगी। जैसे जैसे आकार इस खुद का बढ़ता जाएगा, मैंने बताया था कि बेरिलियम का आकार खुद का छोटा है, तो जल योजित रूप में उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। निश्चित तौर पर इनकी जल योजन ऊष्मा 4 धातुओं से बेटर है, और यही कारण है कि MgCl2 और CaCl2 इस तरह से
हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं और NaCl KCl के लिए ये बस का नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है गति की, तो निश्चित तौर पर Be से Ba तक जब मैं मूव करूंगा तो गति भी इसमें ज़्यादा होगी। आयनिक मोबिलिटी वाली बात हो रही है। हमको मालूम है कि बेरिलियम का आकार कम है, ज़्यादा जलयोजित हो जाएगा, आसानी से गति नहीं कर पाएगा, उल्टा मामला है, गति नहीं कर पाएगा। जहां तक बात है विद्युत ऋणता की, तो विद्युत ऋणता में भी सिंपल सा ट्रेंड है। याद करना है क्या नहीं करना है, सिंपल चीजें बिल्कुल घट रही है, एकदम रेगुलरली घट रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बेरिलियम से बेरियम तक कमी, विद्युत ऋणता में कमी, ये तो होना ही था, क्योंकि धन विद्युतता बढ़ती चली जाती है तो विद्युत ऋणता के मान में तो कमी आएगी। वैल्यू हमको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है मानक ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की। तो ये वैल्यूज याद करनी है क्या, फिर से नहीं करनी है वैल्यूज, सिर्फ ऑर्डर याद रख सकते हो। और खुशी की बात है कि एसओपी का मान बढ़ रहा है बेरिलियम से बेरियम तक, देख रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि अपचायक प्रवृत्ति का क्रम पूछे जाने पर क्या किया जाता है। बात हमको मालूम है भाई कि अपचायक प्रवृत्ति किसके प्रोपोर्शनल होती है, एसओपी के। ये बिंदु पहले भी पढ़ा जा चुका है। तो यहां पर एक रेगुलर सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जिसका एसओपी मान उच्च होगा उसकी अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा ही होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वैल्यूज आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार को आप ट्रेंड ध्यान रख सकते हो, वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें रासायनिक गुण हम आज नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें ज्वाला परीक्षण वाली बात कर लेते हैं। फ्लेम टेस्ट वाली बात मैं आपको बता देता हूं। ज्वाला परीक्षण इससे पहले भी मैंने आपको करवाया था क्षार धातुओं के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने क्षार धातुओं के अंदर जो है वह ज्वाला परीक्षण वाली बात कर ली थी। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक कलर है वह ईंट जैसा लाल है, या क्रिम्सन, यह भी क्रिम्सन रेड ही होता है, ध्यान रखना। और सेब जैसा हरा, आपको अजीब लग सकता है कि सेब कब से हरा होने लगा, तो यह ग्रीन एप्पल, एप्पल ग्रीन कहते हैं इसको। जो कच्चा सेब रहता है वो हरे रंग का रहता है, तो इसीलिए इसको यहाँ एप्पल ग्रीन कहा गया है। यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज तक ही इसको देखना चाह रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करना चाहेंगे। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो लास्ट आपको बताई गई है वह कौन सी है, तो वह है आपका कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट हम कह सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, ये फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट आपको ध्यान है, एक खास बात यहाँ देख पा रहे होंगे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये परीक्षण नहीं देते। Be व Mg उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप उनके कलर नहीं देख रहे हैं। तो उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला परीक्षण नहीं देते, यानी फ्लेम टेस्ट को कलर नहीं देते। यह पॉइंट ध्यान रखें। मैंने कहा था कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, कलर के लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, जानते हैं हम बात। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इज ऑलवेज बीन द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम और मैग्नीशियम ये परीक्षण नहीं देते, वहां दे रहे थे सभी, लिथियम विथियम सारे दे रहे थे। लेकिन यहां एक खास बात आप देख रहे होंगे कि आपको 3 ही कलर याद करने पड़ रहे हैं, 3 नहीं 4 हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम यहां नहीं दिखाई दे रहे। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि भैया वहां इनकी आयनन ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा आयनन ऊर्जा होने की वजह से फ्लेम से, सिंपल जो बुनसन फ्लेम है उससे इतनी ऊर्जा नहीं मिलती कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसकी भौतिक गुणों के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इसी को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमने भौतिक गुण तक इसको देख लिया है। अब तक हम देख चुके हैं क्षार धातुओं के भौतिक गुण, क्षार धातुओं के रासायनिक गुण, क्षार मृदा धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है ना। उसके बाद क्षार मृदा धातुओं के रासायनिक गुण रहेंगे और डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसी को वापस रिवाइज करता हूं कि हमने क्या चीजें आज डिस्कस की। कुछ क्वेश्चंस भी इस दौरान देखने में आए। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक के कंबाइंड प्रश्न भी मैं करा दूंगा, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था। बात हमने बच्चों यहां से स्टार्ट की कि रासायनिक गुण, इनके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके थे। इन कंपाउंड्स के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। कहाँ क्या प्रश्न आता है वह पिछले वाले लेक्चर में सब डिटेल आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। आज जो बात की वह अधातुओं की क्रिया से हमने मामला स्टार्ट किया।
अधातुओं की क्रिया से हमको ये बात पता चली कि जब हम अधातुओं से क्रिया, ये आपका 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, तो अधातुओं से क्रिया से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बात पता चलेगी कि नाइट्रोजन के साथ ये सारे के सारे एकदम से रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं रखते। वायु के अंदर जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ ये सब के सब नाइट्राइड नहीं बनाएंगे। बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मानी जाती है अमोनिया का बनना जब आप उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो। फिर बात की कि अम्लीय हाइड्रोजन, तो अम्लीय हाइड्रोजन से भी सारे रिएक्ट नहीं करते। एल्कोहल जो है खास तौर पर यह ध्यान रखना कि वह सोडियम जैसे अत्यंत सक्रिय धातुओं के साथ ही इस गुण को दर्शा पाता है, अदरवाइज वह इस प्रॉपर्टी को नहीं दर्शा पाता। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? हाइड्रोजन को बनाया जाना। किससे? एल्कोहल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन का बनना। यह क्षार धातुओं के बस का ही है कि वो एल्कोहल से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। संकुल निर्माण कोई रुचि नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि इनका आकार छोटा नहीं है, इनका आवेश उच्च नहीं है, न इनके पास रिक्त कक्षक हैं। सिर्फ लिथियम थोड़ी बहुत टेंडेंसी दिखाता है, तो ऑप्शंस के रूप में आ सकता है कि क्या लिथियम कुछ हद तक रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। असामान्य व्यवहार किस वजह से होता है और कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे पॉइंट हैं। प्रश्न कैसे आएगा? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही यहां देखने मिलेगा और कोई प्रश्न नहीं आ सकता। सिर्फ आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने मिलेंगे कि क्या सही क्या गलत इनके बारे में, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में ये बात काम आ सकती है। कुछ पॉइंट मैंने जो टिक मार्क कर रखे हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी ठीक है, इतना उपयोगी नहीं है। जो खास पॉइंट है वो उन्हें मार्क कर रखे हैं। यदि आप शॉर्ट नोट बनाए तो इन्हीं पॉइंट को आप लिख लेना, ठीक है ना। काम के जो भी हैं वो मैंने बता दिए हैं। बाकी तो देखिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक है, कभी पूरी नहीं होती, अनंत है ये, है ना। आप चाहें तो लिथियम के अध्ययन में भी अपना पूरा जीवन भी निकाल सकते हो। 118 तत्व लोगों ने निकाला है ना, एक एक तत्व के जीवन, पूरा जीवन निकाल दिया एक एक तत्व की स्टडी करने के अंदर। तो इतना कुछ होता है जानने के लिए अकार्बनिक में। हमारे बस का थोड़ी ना है एक एक का इतना डिटेल स्टडी करना, ठीक है ना। तो हमको तो अपने एग्जाम में हमारा काम हो सके इतना पढ़ना है। मुझे कौन से सोडियम पे पीएचडी करनी है क्या? नहीं, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। जो आपको काम की चीजें वो मैं देता जा रहा हूँ, पर इसके शॉर्ट नोट जरूर तैयार कर लेना। फिर यहाँ पर हमने बताया कि भाई नमक जो है वो क्यों बारिश के दिनों में फ्री फ्लो नहीं रह पाता, जबकि वो खुद तो आद्रताग्राही नहीं है, ऐसा उसमें उपस्थित अशुद्धियों की वजह से होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ ऐसे गुण बताए जो लिथियम को उसके वर्क से अलग करते हैं। फिटकरी नहीं बनाता, वो ध्यान है, आद्रताग्राही होता है और गर्म करने पर अलग अलग प्रभाव दर्शाता है। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ हमने क्लियर की, यानी कि विकर्ण संबंध जिसको हम बोलते हैं। विकर्ण संबंध का मतलब होता है, विकर्ण संबंध किस वजह से होता है ये भी मैंने आपको बताया था, यदि ध्यान हो। आयनिक विभव यानी जिसको हमने फाई कहा था, ये मैंने आपको करवाया हुआ है पहले। आयनिक विभव, आयनन विभव नहीं, आयनिक विभव जिसको हम फाई कहते हैं, के समान मान होने पर विकर्ण संबंध पाया जाता है। ये ध्यान रखें। आयनिक विभव क्या है? चार्ज अपॉन रेडियस, ठीक है ना। यानी कि आकार विकर्ण संबंध पाया जाता है। विकर्ण संबंध दर्शाने के पीछे आयनिक विभव रेस्पॉन्सिबल होता है। एक तरह से फाई जो है वह आपका चार्ज अपॉन रेडियस को शो करता है। जब आयनिक विभव का मान समान होता है तो तत्वों में क्या होता है? विकर्ण संबंध की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। Li और Mg के गुणों के समानता को दर्शा रहा है। जो टिक मार्क कर रखे हैं उन पॉइंटों को लिखकर एक बार फिर से रिवाइज कर लें। फिर हमने इसकी वो प्रॉपर्टीज भी देखी हैं जो Li और Mg के साथ समानता वाली है। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो इसकी भिन्नता वाली थी अपने ग्रुप के साथ में। लगभग सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है ना। ये इसके गुण हैं, उनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बार नजर डालने की किसका कम किसका ज्यादा। बाकी एज सच कोई रटने की इन वैल्यूज को कतई तुलना नहीं, मैंने टिक किया भी नहीं है उस पर। फिटकरी का निर्माण नहीं करते, ये जरूर हम कह सकते हैं। आद्रताग्राही होते हैं, यह बिंदु आता है परीक्षा में रिसेंटली, शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है पिछले 1 वर्ष के दौरान ही यह आद्रताग्राही वाला पॉइंट नेशनल लेवल एग्जाम में दिखाई दिया था। फिर हमने कुछ प्रश्न किए, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर ऐसी धातु पहचाननी थी जो इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करती हो, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। व्हाइट फ्यूम इज अमोनियम क्लोराइड, जैसा चर्चा की थी, गैसियस स्टेट के दौरान अस्तित्व नहीं रखते। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, ये आ चुका है नीट में, जहाँ तक मुझे ध्यान है नीट 2013 में आया था, और जेई के मेंस के अंदर पिछले वर्ष ही किसी न किसी एक पेपर में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेपर होते हैं,
तो वो ध्यान रख पाना मुश्किल है, लेकिन किसी एक पेपर में 100% ये दिखाई दिया था। तो कौन एक साथ में रखने पर जो है वो अपना अस्तित्व खो देगा? जो आपस में रिएक्ट करे, तो कॉमन सेंस है। तो हर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। जो हाइड्रोजन है वो निकालना इतना आसान भी नहीं है, उसके लिए प्रबल क्षार आपके सामने होना चाहिए। KO2 का उपयोग करते हैं, उसके पीछे लॉजिक हमने समझा दिया था कि भैया ये बहुत बढ़िया जो है वो एकदम धुआंधार ऑक्सीजन देता है और CO2 अवशोषित करता है, CO2 को अवशोषित करके ऑक्सीजन देता है, तो ये तो डबल फायदे वाला मामला है ना। तो SO को तो हम कैसे छोड़ देंगे बताइए, ये तो बहुत उपयोगी कंपाउंड हो गया। फिर क्षार मृदा धातु में हम एंटर करके, जो कि सेकंड पार्ट है, सेकंड A है, सामान्य विन्यास NH2। हमको मालूम है NH2 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सब में दिखाई दे रहा है। मैडम क्यूरी का नाम भी आ गया यहाँ पर। कुछ अंडरलाइन कंपाउंड है, उनके नाम आपको फॉर्मूला और नाम ध्यान रखने हैं। ये यहीं पर नहीं बल्कि मेटलर्जी में भी काम आ सकते हैं, और कुछ एक पहले भी आ चुके हैं इनमें से। और निष्कर्षण में बताया थोड़ा आसान है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। क्षार धातुओं की तुलना में थोड़ा सा आसान है इसको निष्कर्षित करना, क्योंकि ये उतने स्ट्रांग रिड्यूसिंग नहीं होते। मृदु तो है, ये सॉफ्ट तो है, मृदु मतलब सॉफ्ट होता है भाई, लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं जितने एल्कली मेटल है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा प्रबल, अपेक्षाकृत प्रबल धात्विक बंध होता है, आकार इनका छोटा होता है, कॉम्पैक्ट इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए घनत्व के बारे में बात की, 2 हिस्सों में बांटकर, पहले कम फिर वृद्धि। या लाइन लिखी हुई आ सकती है, ऑर्डर पूछना मुश्किल है। ये लाइन लिखी आ सकती है कि B से इतने तक कम होता है फिर बढ़ता है, कैसा होता है, तो बिल्कुल सही है। और क्षार धातुओं के अंदर थोड़ा सा अपवाद एक था, बाकी नॉर्मल ट्रेंड थे सारे के सारे। मिनिमम आप देख पा रहे होंगे बीच में मैग्नीशियम का, बाकी नॉर्मल ऑर्डर है। आयनन ऊर्जा की बहुत विस्तार से बात पहले भी की जा चुकी थी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना क्षार धातुओं में आसान होगा, क्षार मृदा धातुओं के अंदर पहला निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन दूसरे की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्षार धातुओं में बेहद बेहद कठिन होता है, जबकि मृदा धातुओं में ये निश्चित तौर पर उतना कठिन नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, सारे के सारे लॉजिक हमने बता दिए। उसमें योगदान किसका है? उसमें आयनन ऊर्जा का योगदान है, ये आपके स्थायी विन्यास का योगदान है, उसमें जालक ऊर्जा का योगदान है, उसमें जल योजन ऊर्जा का भी योगदान है। जल योजन वाला मैंने कैसे बताया, +2 बनने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ऊर्जा लग नहीं रही। लेकिन क्षार धातुओं में क्या होगा, क्या उनके +2 बनते तो उससे ज्यादा जल योजन ऊर्जा नहीं होती? अरे उनमें भी होती है, लेकिन वहां सेकंड निकालना ही इतना दोहरा काम है कि फिर वो फायदा दिख नहीं रहा, फायदा बल्कि नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। तो इसलिए वहां कभी भी दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता और यहां कभी भी पहला नहीं रुकता। हमेशा सब कंपाउंड +2, उधर सब कंपाउंड +1, क्लियर कट केस। वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है इस ब्लॉक में, ध्यान रखना। ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता वही कहानी जो अभी मैंने डिस्कस की, कहां फायदा क्या नुकसान, आयनन ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा का मिला जुला रूप। कुछ पॉइंट हमने बता दिए जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर बात की हमने जलयोजन ऊष्मा के बारे में, तो वही ट्रेंड दिखाई दिया, जिसका खुद का आकार कम होगा उसका जलयोजित रूप बड़े आकार का होगा, उसमें ज्यादा ऊष्मा, कहने का मतलब है क्या होती होगी, मुक्त होती होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती होगी, ठीक है ना। कंपैरेटिवली हायर एनर्जी इज गोइंग टू रिलीजेस। फिर हमने बात की कि ये क्षार धातुओं की अपेक्षा ये अधिक होती हैं। ऑर्डर हमने सारा इसका SOP वाला बता दिया, SOP का मान बढ़ेगा तो अपचायक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, और ये रेगुलर ट्रेंड है, खुशी की बात है, कोई ज़्यादा इसमें मगजमारी वाला काम नहीं था। लास्ट में फ्लेम टेस्ट वाली चीज़ हमने देखी, इसका रेड होता है, एप्पल ग्रीन होता है, चारों के कलर आपको बिल्कुल यहाँ याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कलर अलग से तो नहीं पूछते, लेकिन धातु पहचानने के काम में ये कलर आपको आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।